तो तमाम जद्दोजहद के बाद आखिरकार संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास हो गया। विपक्ष के जोरदार विरोध के बाद भी बिल के पक्ष में 269 तो वही विपक्ष में 198 वोट पड़े। देखिए इस खास रिपोर्ट को। देश एक है, चुनाव भी होगा एक, लेकिन विपक्ष के सवाल है अनेक। सरकार तैयार, विपक्ष में आपत्ति हजार। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किला से अपने पहले संबोधन में जो वादा किया वो आज पूरा होता दिखाई दे रहा है। देश में सभी चुनाव एक साथ कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। मोदी कैबिनेट की वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी के बाद लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहरी चर्चा और वोटिंग के बाद आखिरकार बिल पास हुआ। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के सदन में बिल पेश करते ही विपक्ष ने भारी हंगामा किया। माननीय अध्यक्ष जी, आर्टिकल 368 संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है उसके बारे में बताता है और संसद को शक्ति देता है। तो ऐसा तो है नहीं, 368 संविधान में ही लिखा हुआ है। प्लीज माननीय सदस्य। उसके बाद एक विषय आया कि संविधान का अनुच्छेद 3 to 7 है, ये सदन को विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का जो अधिकार देता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संविधान का अनुच्छेद 327 संसद को पार्लियामेंट को अधिकार देता है, विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। सर, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। मैं वही बता रहा हूं। किसी राज्य की मतदाता सूची की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों के उचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदि सभी मामले इसमें शामिल हैं। एक साथ चुनाव के उद्देश्य से संवैधानिक संशोधन अधिक सुव्यवस्थित चुनावी प्रक्रिया की आवश्यकता के साथ संघीय स्वायत्तता को संतुलित कर सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि और 142 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि में संशोधन करके चुनाव को एक कानूनी ढांचे के भीतर सिंक्रोनाइज किया जा सकता है। सदन में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने सवाल खड़ा किया कि क्या इस बिल पर चर्चा नियम 72 के तहत ये हो रही है। गौरव गोगोई के सवाल पर लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी व्याख्या की। हालांकि अध्यक्ष के जवाब के बाद गृह मंत्री अमित शाह को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में होगी और के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। वहीं विपक्ष ने इस बिल को संविधान विरोधी बताया। आईएनसी के अध्यक्ष मनीष तिवारी ने इस बिल को सरकार से वापस लेने का आग्रह किया, तो वहीं सपा ने भी बिल का पुरजोर तरीके से विरोध किया। I rise to oppose the introduction of the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Mr. Sir, beyond the 7th schedule of the Constitution is the basic structure doctrine, and that basic structure doctrine spells out that there are certain features
of the Constitution, which are beyond the amending power of this House also. One of the essential features is federalism and the structure of our democracy. उधर इस विरोध से AIM-IM भी कहां पीछे रहने वाली थी। AIM-IM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की राष्ट्रपति शैली का परिचय देता है। इसे केवल एक बड़े नेता के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए पेश किया जा रहा है। And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for the existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए मोदी सरकार ने पिछले साल सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में प्रस्ताव दिया गया था कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। बहुमत नहीं मिलता है और अविश्वास प्रस्ताव हो जाता है तो बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाने के लिए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। 100 दिनों के भीतर दूसरा फेज होगा जिसमें स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में चुनौतियां हैं, लेकिन ऐसी कोई चुनौती नहीं जिसे देश के फायदे के लिए मात न दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।